बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एनालाइज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एडेड वैल्यू इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई। यानी डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं जिनकी वजह से प्रोक्योरमेंट और सप्लाई में वैल्यू एडिशन हो सकती है। वैल्यू एडिशन के लिए पहले भी बताया था जो डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड प्रोक्योरमेंट है कि परचेज एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सोर्सिंग करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं और ऑर्डरिंग वगैरह करते हैं। लेकिन प्रोक्योरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें आप वैल्यू ऐड करते हैं, आप कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा लेके देते हैं। वैल्यू एडिशन को एक और सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को अगर देखें तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ कपास पैदा होती थी और कपास को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और उस वक्त कपास पैदा करने वाले जो किसान थे या जो एक्सपोर्ट करने वाली पार्टियां थी उनको ये नहीं समझ थी कि हम इस कपास से आगे भी कुछ इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद फिर उनको समझ आई कि हमें कुछ इसमें वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। हम जिन लोगों को कपास एक्सपोर्ट करते हैं वो इससे धागा बनाते हैं जो कि ज़्यादा कीमत में सेल होता है, तो हमें कम कीमत में कपास को सेल नहीं करना चाहिए या एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद धागा बना के तो इन मुल्कों को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से टेक्सटाइल जो यार्न मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट थे वो बनना शुरू हो गए और वो कपास जो पहले डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाती थी वो फिर उन टेक्सटाइल जो यार्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे वहाँ पर जाना शुरू हो गई कि जी हम धागा बनाएंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसकी ज़्यादा प्राइस मिलती है। तो ये जो कपास से धागा बनाने का अमल है ये वैल्यू एडिशन है कि हमने जो हमारी पहले रॉ फॉर्म में प्रोडक्ट जा रही थी उसमें हमने वैल्यू ऐड कर दी, हमने उसी कपास से धागा बनाना शुरू कर दिया। तो जो कपास कम कीमत की जाती थी वो अब धागा उससे ज़्यादा कीमत पे बनना जाना शुरू हो गया, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया और उसका जो ओवरऑल बिजनेस भी बढ़ गया। अब ये धागा जो था यार्न मैन्युफैक्चरिंग चलती रही, धागा एक्सपोर्ट होता रहा, फिर लोगों को समझ आई कि नहीं यार थोड़ी वैल्यू एडिशन और करनी चाहिए। तो उन्होंने जो यार्न वाली कंपनियां यार्न बनाती थी, धागा बनाती थी, उन्होंने इससे फैब्रिक बनानी शुरू कर दी। धड़ाधड़ लूमें लगना शुरू हो गई, लोकल लूमें लगना शुरू हो गई, फिर इम्पोर्टेड आना शुरू हो गई, जापानीज़ जो शटरलेस लूम आना शुरू हो गई। तो इस तरह से फैब्रिक वही धागा जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसी को वैल्यू ऐड करके हमने उसकी फैब्रिक बनानी शुरू कर दी। अब फैब्रिक एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई, फैब्रिक की कॉस्ट और ज़्यादा थी, यानी कि प्राइस उसकी ज़्यादा मिलती थी धागे से भी ज़्यादा। तो अब फैब्रिक एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। फिर थोड़ी और वैल्यू एडिशन है कि क्यों ना हम इसको प्रिंट और डाई करके दें कि वो फैब्रिक जो हम दूसरे मुल्कों में भिजवाते हैं वो वहाँ पे जाके प्रिंटिंग होती है उसकी और फिर वो आगे सेल होती है। तो फिर प्रिंटिंग यूनिट भी लगना शुरू हो गया कि जी प्रिंट भी खुद ही करो। तो थोड़ी वैल्यू एडिशन और हुई, अब उन लोगों को और प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। फिर काफ़ी अर्सा ये प्रोसेस चलता रहा, फिर थोड़ी वैल्यू एडिशन और हुई, कुछ लोगों को और समझ आई कि यार ये जो हम प्रिंटेड और डाइड फैब्रिक भिजवाते हैं दूसरे मुल्कों को तो वो तो इसको आगे स्टिचिंग में लेके जाते हैं, इससे बेडशीट बनती है, इससे दूसरी अपहोल्स्ट्री बनती है, इससे और चीज़ें बनती हैं। तो हमारी तो बहुत फ़ाइन किस्म की कॉटन है, तो हमें थोड़ी और वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। तो हम इसको जो फिनिश प्रोडक्ट है जैसे कि जीन्स बन रही हैं, शर्ट्स बन रही हैं, तो और जो भी हमारी फैब्रिक से बन सकता है तो हमें स्टिचिंग करके जैसे बेडशीट बन रही हैं, पिलो केस बन रहे हैं, क्विल्ट बन रहे हैं, जो भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है। तो फिर उन्हीं जो टेक्सटाइल यूनिट थे उन्होंने स्टिचिंग यूनिट भी अपने लगाने शुरू कर दिए। तो अब स्टिचिंग भी होने शुरू हो गई, तो थोड़ी वैल्यू एडिशन और हो गई। अब आप सोचें कि सिंपल जब कॉटन जाती थी उस वक्त थोड़ी सी एक्सपोर्ट होती थी, यानी उसमें प्रॉफिट कम होता था। फिर उस कपास में वैल्यू एडिशन की गई, उससे धागा बनना शुरू हो गया, फिर और वैल्यू एडिशन की गई, फिर फैब्रिक बनना शुरू हो गई।
फिर और वैल्यू एडिशन की गई तो उससे डाइड और प्रिंट कर दिया गया, फिर उसको स्टिच कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान एक बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री है जहाँ से फिनिश गुड बन के जाती हैं। तो हम अब उसको कहते हैं कंपोजिट यूनिट, कि एक कंपोजिट यूनिट से मुराद है कि एक ऐसा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर कपास आती है और फिनिश प्रोडक्ट पैक होके एक्सपोर्ट हो जाती है। तो अब ये जो वैल्यू एडिशन स्टेप बाय स्टेप होती है कि प्राइसेस प्रॉफिट भी बढ़ता गया और उनकी इनकम भी बढ़ती गई, इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग चीज़ के ऊपर कुछ ऐसा कर दें कि जिससे उसकी हैयत चेंज हो जाए, उसकी जो बाज़ार शक्ल सूरत चेंज हो जाए, तो इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। अब ये जो वैल्यू एडिशन की एग्जांपल मैंने आपको समझाई है और आपको आसानी से समझ भी आ गई होगी कि वैल्यू एडिशन क्या होती है। ये है सेल वाली साइड पर कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट सेल करनी से उसमें हमने वैल्यू एडिशन की और वो प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर होती गई और उसका जो फाइनल रिज़ल्ट, जो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट निकल के आई, वो दुनिया की बेस्ट और बेहतरीन और हाईएस्ट कीमत पे सेल होने वाली प्रोडक्ट बनी। लेकिन हम चूँकि वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट में, तो ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा। यानी वो सेल की वैल्यू एडिशन थी, अब हम जा रहे हैं प्रोक्योरमेंट की वैल्यू एडिशन। और प्रोक्योरमेंट में वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस में कि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, या तो पीछे लेके जाना है या कंट्रोल करना है। अगर आप कॉस्ट को नीचे ले जाते हैं तो ये तो बेहतरीन वैल्यू एडिशन है, लेकिन अगर कॉस्ट को कंट्रोल भी कर लें कि आप उसको बढ़ने ना दें, तो भी वैल्यू एडिशन है कि या तो आपने कॉस्ट को नीचे ले गए या आपने उसको कंट्रोल रखा, उसको बढ़ने नहीं दिया। तो कंट्रोल रखना भी वैल्यू एडिशन है और नीचे लेके जाना तो बेस्ट वैल्यू एडिशन है कि हमारी इतनी कॉस्ट थी लेकिन हमने उसको कुछ इतने % कम कर दिया, थ्रू नेगोशिएशन कर दिया, थ्रू प्रॉपर जो सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर दी, या जो भी आपकी प्लानिंग हो उस सिलसिले में। ये केस टू केस और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि आप किस तरह से उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो प्रोक्योरमेंट में जो वैल्यू एडिशन है उसके दो तरीके हैं कि या तो आप कॉस्ट को कम कर लें या कॉस्ट को कंट्रोल कर लें। तो कंट्रोल कॉस्ट भी आपकी वैल्यू एडिशन ही काउंट होगी। अब ये जो आपका कॉस्ट को कम करना है या कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ये कैसे पॉसिबल है? और ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये किसी एक स्पेशल सेगमेंट के लिए नहीं है वैल्यू एडिशन। ये आपकी टोटल बाइंग जो है, एक एक आइटम का, वो 10 रुपये की हो या 10,000 की या 10 लाख की, तो आप टोटल जितनी भी प्रोक्योरमेंट हो रही होती है उन सब पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वैल्यू एडिशन को। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हाँ वाकई अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर तो हम वैल्यू एडिशन ले सकते हैं। और वो वैल्यू एडिशन जो है वो इन फैक्ट रियल सेंस में आपकी प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट सेविंग या वैल्यू एडिशन का इम्पैक्ट होगा। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वैल्यू एडिशन हो सकती है। यहाँ पर है क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्राइस। सॉरी, प्राइस की जगह प्लेस है, प्लेस एंड प्राइस। क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस एंड प्राइस। तो इस तरह से ये हमारी 5 जो चीज़ें हैं ये वैल्यू एडिशन को यहाँ पर आएगी प्लेस। इनको हम 5 राइट भी कहते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट में सप्लाई चेन, स्टोर, वेयर हाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, तो वहाँ पे कुछ राइट थिंग्स होती हैं कि जिनको आप इम्प्लीमेंट करके उस सब्जेक्ट का जो या फील्ड का जो बेनिफिट है वो आप उसमें दे सकते हैं। तो जो प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई के 5 राइट्स हैं वो ये हैं: क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट प्राइस। इनको मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी लाइट ऑफ हो गई है, मेरा एसी बंद हो गया, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।